गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा माइटोसिस यानी सेल डिवीजन। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। तो माइटोसिस या जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी ये जो माइटोसिस होता है ये सभी के अंदर होता है, हर एक सेल के अंदर होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। और किसके लिए होता है? ग्रोथ के लिए। जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, तो वहां पर भी ग्रोथ के लिए होगा। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है, मान लो एक सेल है और उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर अगर 46 था और वो सेल अगर डिवाइड होती है और दो डॉटर सेल बनाती है तो उसके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर 46 रहेगा। यानी क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। और ये हमेशा ग्रोथ के लिए होता है। और हमने एक और बात की थी, एक और डिवीजन की, मियोसिस या मियोटिक डिवीजन, जो रिडक्शन डिवीजन होता है जहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। वो कैसे हाफ होता है उसकी भी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। पर उन जर्मिनल सेल्स में, यानी ये सारी सेल्स यानी सोमेटिक सेल्स में होता है, हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सोमेटिक सेल्स। तो ऐसा नहीं है कि जर्मिनल सेल्स में नहीं होता, जर्मिनल सेल्स में भी मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर जो है माइटोटिक डिवीजन ही होता है। जब मल्टीप्लिकेशन फेज में होती है जर्मिनल सेल्स जिससे कि गैमीट की फॉर्मेशन होती है, तो वो भी अगर मल्टीप्लिकेशन फेज में होती है यानी ग्रो कर रही होती है तो माइटोटिक डिवीजन ही होता है। वैसे नॉर्मली ये बॉडी सेल्स यानी सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ठीक है, तो अब ये जो माइटोसिस है इसके अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक है कैरियोकाइनेसिस। पहला, कैरियो का मीन्स होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। तो सेकंड जो होगा वो होगा साइटोकाइनेसिस। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन से हो गया। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। यानी जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा उसके बाद जाके दो डॉटर सेल्स बनेगी। ठीक है, तो पहला हुआ कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर होगा साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, तब जाके दो डॉटर सेल्स बनेंगी। ठीक है, पर कैरियोकाइनेसिस को हम कैसे पढ़ेंगे? कैरियोकाइनेसिस की भी अलग अलग स्टेजेस हैं। वो 4 स्टेजेस हैं। कौन कौन से स्टेजेस हैं? वो स्टेजेस हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। वो 4 स्टेजेस हैं। फर्स्ट है प्रोफेज, सेकेंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज और फोर्थ है टेलोफेज। तो ये जब 4 फेज कंप्लीट होगी तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है। यानी ये 4 फेज होने के बाद कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है, तब साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो आप इनको याद रख सकते हो, पीएम मीट एंड टॉक। सिर्फ आपको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक दी है ये, पीएम मीट एंड टॉक। P for prophase, M for metaphase, A for anaphase and T for telophase। ठीक है, तो आप इससे उसको याद रख सकते हैं। PM मीट एंड टॉक, तो प्रोफेज, P for prophase, M for metaphase, A for anaphase, T for telophase। तो PM मीट एंड टॉक, इससे आप इसको याद रख सकते हो चारों फेसेस को। P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज एंड T फॉर टेलोफेज। ये आपको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप इसको सीक्वेंस याद कर सकें कि पहले क्या आएगा फिर क्या आएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको पहला प्रोफेज से, कि प्रोफेज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं।
क्या क्या होता है इंटरफेस से सेल का प्रोफेज में एंटर करने पर। इंटरफेस आप पढ़ चुके हो पूरा। तो इंटरफेस की जो सेल होती है, हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, प्लांट सेल की नहीं। प्लांट सेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं अभी। तो एनिमल सेल के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, आपको पता है सबको। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर पोर, ठीक है। और इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, क्रोमेटिन थ्रेड के फॉर्म में होते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड होता है, आप अभी उसको आइडेंटिफाई, इंटरफेस स्टेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका है एस फेज के अंदर, डबल अमाउंट हो चुका है डीएनए का, बट अभी आपको पूरा क्लियरली नहीं होगा, दिखेगा नहीं, पूरा क्लियरली विजिबल नहीं होगा। जब प्रोफेज एंड तक पहुंचेगा तो आपको पूरा दिखने लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बाकी ऑर्गेनल्स हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बाकी अभी जो है जरूरत नहीं है, अभी जो मेन फोकस है हमारा वो इस पर है, इसलिए हम खाली इसी को बनाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियर पोर, और ये हो गया क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर्स। और ये क्रोमेटिन फाइबर हमने 4 बनाए, हम 4 को ही लेके चलेंगे। जो 2n है, 2n इजिकल टू 4, यानी कि 4 क्रोमोसोम को लेके हम चल रहे हैं, ताकि बाद तक पूरा 4 के बेसिस पर ही हम उसको बना सकें। तो हम 4 क्रोमोसोम को लेके चल रहे हैं, जो अभी क्रोमेटिन, इसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर, अभी धीरे धीरे ये कंडेंस होंगे, क्योंकि इसके कंडेंसेशन के बाद ही आप उसको क्या बोलने लग जाओगे, क्रोमोसोम्स। तो अब आते हैं हम अर्ली प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, अर्ली प्रोफेज के अंदर स्टूडेंट जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जब ये प्रोफेज में, ये इंटरफेस है, ये कौन सी स्टेज है, ये इंटरफेस वाली है, ठीक है, इंटरफेस स्टेज। अब जब ये प्रोफेज के अंदर एंटर करेगी, सेंट्रियोल भी है यहाँ, ठीक है, जब ये प्रोफेज में एंटर करेगी तो प्रोफेज में भी कौन सा, पहले अर्ली, अर्ली प्रोफेज। तो अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, यहां पे पहले मैं बना देती हूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा कम बना रहे हैं क्योंकि डिसअपियर होना स्टार्ट होना, इसका क्रोमोसोम थोड़े से कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल भी बना लेते हैं, न्यूक्लियर ये जो सेंट्रियोल है वो भी अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला क्या हुआ, देखो यहां पे मैं लिख देती हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये सारा कुछ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्टार्ट डिसअपियरिंग, स्टार्ट डिसअपियरिंग। ये सब कुछ क्योंकि स्टार्ट हो गई है, प्रोफेज में एंटर कर गया है। तो प्रोफेज में जब एंटर किया है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारा कुछ जो है स्टार्ट होना, डिसअपियर होना स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। क्रोमेटिन, जो क्रोमोसोम है, क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्रोमेटिन है वो क्या होने लग जाएंगे, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्रोमेटिन में देखो यहाँ पर बिल्कुल थ्रेड लाइक थे, अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कंडेंस होना स्टार्ट हो गए, यानी इनके अंदर कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुका है। सेंट्रियोल जो है वो मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल, जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग गए हैं। देखो सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल की तरफ
मूव कर रहे हैं, एक इस पोल की तरफ मूव कर जाएगा, ये एक इस पोल की तरफ मूव कर जाएगा। इसका भी डुप्लीकेशन सेंट्रियोल का कहां पर हुआ था आपको पता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी साइटोप्लाज्म में हो चुका था। तो ये अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी सब डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे अर्ली प्रोफेज में और यहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। लेट प्रोफेज पे जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा ये कंडेंस हो जाएंगे। इसकी हमें दोनों आर्म्स जो होती हैं वो थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाएंगी, सारी मेम्ब्रेन्स डिसअपियर हो जाएंगी, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी ये सब स्टार्ट हो जाएंगे डिसअपियर होने। सेंट्रियोल जो है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे अर्ली प्रोफेज में। अब हम जब लेट प्रोफेज पे पहुंचेंगे तो अगर हम लेट प्रोफेज देखते हैं तो लेट प्रोफेज में क्या होगा, लेट प्रोफेज के अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पर जो सेंट्रियोल है वो पहुंच चुका है अपोजिट पोल पे और इससे छोटी छोटी जो रेज हैं वो बाहर निकलने लग जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं एस्टर रेज, ये कहलाती हैं एस्टर रेज, ठीक है। और कुछ जो है वो लंबे लंबे फाइबर्स भी बाहर निकलने लग जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स, इस तरह से। तो ये सेंट्रियोल और एस्टर रे, इनको दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, एस्टर। तो दो एस्टर बन गए। ये छोटी वाली जो रेज है, जो छोटी वाली रेज है वो कहलाती है एस्टर रेज और ये हो गया सेंट्रियोल। तो ये सेंट्रियोल और एस्टर रेज को मिला के हम बोलते हैं एस्टर। तो ये एम्फी एस्टर होता है एनिमल्स के अंदर, क्योंकि दो एस्टर बन रहे हैं, एक इस पोल पे और एक इस पोल पे, तो इसको हम बोलते हैं एम्फी एस्ट्रल एनिमल्स के अंदर, क्योंकि दो एस्टर बन रहे हैं, एक एस्टर यहाँ बन रहा है और एक एस्टर यहाँ बन रहा है। यानी छोटी वाली जो रेज है वो कहलाती है एस्टर रेज और सेंट्रियोल, इन दोनों को मिला के बोलते हैं एस्टर। तो दोनों साइड एस्टर बन रहे हैं, इसलिए ये हो गया एम्फी एस्टर। और ये जो बड़े वाले फाइबर्स हैं ये कहलाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, ये कहलाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और ये क्या करेंगे, यहाँ पर इनके पास क्रोमोसोम अटैच हो जाएंगे। हम 4 ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये 4 अभी ये इक्वेटर पे नहीं आए हैं, जो कि मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये इसके साथ धीरे धीरे जो है वो इसको पकड़ना लग जाएंगे, यानी स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच्ड हो जाएंगे। तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन लेट प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम पूरे कंडेंस हो चुके हैं, यहाँ पर उसकी हमें दोनों आर्म्स यहाँ पर जो है थोड़ा थोड़ा दिखने लग जाती हैं, क्रोमेटिड्स, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें वो उसके दोनों जो क्रोमेटिड्स हैं वो लेट प्रोफेज पर पहुंचने पर दिखने लग जाते हैं। स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच चुका है। अब ये इक्वेटर पर अरेंज नहीं हुए हैं, वो मेटाफेज स्टेज में होगा। कैसे होगा उसकी बात हम मेटाफेज में करेंगे। तो क्या हुआ, लेट प्रोफेज तक पहुंचते क्रोमोसोम पूरे कंडेंस हो चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, जितने भी सेल ऑर्गेनेल है सारे डिसअपियर हो चुके हैं। अर्ली प्रोफेज में डिसअपियरिंग स्टार्ट हुई थी। लेट प्रोफेज के एंड में देखेंगे तो हमको कोई ये सेल ऑर्गेनेल नहीं दिखेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी, न्यूक्लियोलस नहीं दिखेगा, ये कुछ भी नहीं दिखेगा। क्रोमोसोम पूरे कंडेंस हो चुके हैं और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो चुकी है। सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर इनके साथ अटैच्ड हो गए हैं। अब ये कहाँ अटैच्ड हुए हैं, किससे, सेंट्रोमियर में कहाँ पर अटैच्ड हुए हैं। सेंट्रोमियर के बाहर की तरफ स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीनियस लेयर होती है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, उससे ये अटैच्ड हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर। ये भी 2 तरह के हैं स्पिंडल फाइबर। ये जो इसके साथ है वो डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि बीच में क्रोमोसोम आ गया है, और ये डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। ये वाला जिसके बीच में क्रोमोसोम नहीं है ये कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, क्योंकि इसके बीच में क्रोमोसोम नहीं है। तो 2 तरह के स्पिंडल फाइबर हो गए। डिसकंटिन्यूअस, जहां बीच में डिसकंटिन्यूअस क्यों हो गया, ब्रेक आ गया। ब्रेक किस लिए आ गया, क्योंकि क्रोमोसोम आ गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस फाइबर है।
और ये फाइबर जहाँ क्रोमोसोम अटैच नहीं है, ये बाहर वाला फाइबर, ये कॉन्टिन्यूस है। तो ये हो गया डिसकॉन्टिन्यूस और ये हो गया कॉन्टिन्यूस। तो डिसकॉन्टिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस दो तरह के स्पिंडल फाइबर और ये किससे अटैच्ड हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, मैं नेक्स्ट वाले में आपको दिखाऊंगी तो किस तरह से ये अटैच्ड होते हैं। यानी इसके बाहर यहाँ पर सेंट्रोमियर के बाहर प्रोटीन की एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर, जहां से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड होते हैं। तो ये चेंजेस आते हैं इंटरफेस से अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज तक पहुंचते पहुंचते। अब मेटाफेज में क्या होगा, ये बिल्कुल सेंटर में अरेंज होंगे, बिल्कुल इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, मेटाफेज प्लेट बनाएंगे। वहां ये कैसे आएंगे उनको हम मेटाफेज में बात करेंगे। सो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फेज देखते हैं हम अब, मेटाफेज।